भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 1929। राष्ट्रवाद की प्रगति। उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिसके कारण असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बीच से संबंध स्थापित हुआ। राष्ट्रवादी प्रभाव में मुस्लिम लीग पहले से ही सरकार से दूर हटने लगी थी। फिर हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस कारण युवा नेताओं के प्रभाव में मुस्लिम लीग ने खिलाफत के प्रस्ताव को अपना लिया, जिसके निम्न कारण हैं। 1. 1912 से 1913 में यूरोप में ओटोमन साम्राज्य एवं पूर्वी यूरोप के ईसाई राज्यों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें पश्चिमी देशों ने ईसाई राज्यों के प्रति अपना झुकाव दिखाया था। 2. मुस्लिम लीग के अनुरोध के बावजूद सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रबंधक को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 3. प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सेम्ब्रे की गुप्त संधि में तुर्की को कठोरता पूर्वक दंडित किया जा रहा था, जबकि तुर्की के खलीफा मुस्लिम विश्व का प्रधान था। व्याख्या। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बीच संबंध। पृष्ठभूमि। 1919 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही असंतुष्ट थे, लेकिन दोनों के गुस्से की वजहें अलग थीं। मुस्लिमों की नाराजगी के 3 मुख्य कारण। यूरोप में तुर्की के खिलाफ भेदभाव। 1912-13 में तुर्की, ओटोमन साम्राज्य और ईसाई यूरोपीय देशों के बीच लड़ाई हुई थी। ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश ईसाई देशों का पक्ष लेने लगे। इससे मुसलमानों को लगा कि इस्लाम के खिलाफ पक्षपात हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दखल। ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, पर सरकार ने नहीं सुना। इससे मुस्लिम नेताओं को लगा कि सरकार मुस्लिम संस्थानों को कमजोर करना चाहती है। तुर्की के खलीफा को दंड। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने एक गुप्त संधि सेवरल ट्रीटी के जरिए तुर्की के खलीफा को बहुत कठोर सजा दी। खलीफा को पूरे मुस्लिम विश्व का धार्मिक नेता माना जाता था। इससे भारत के मुसलमानों को बहुत चोट पहुंची। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। इन कारणों से मुस्लिम नेताओं जैसे अली भाई, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद आदि ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि अगर हिंदू और मुस्लिम साथ आएं, तो ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती है। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। उदाहरण, जैसे 2 लोग अलग अलग कारणों से एक ही व्यक्ति से नाराज हों और फिर साथ मिलकर उसका विरोध करें। उसी तरह हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम नेता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साथ आ गए। निष्कर्ष। धार्मिक भावना, खिलाफत और राजनीतिक संघर्ष, असहयोग मिलकर एक सशक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया, जिससे ब्रिटिश हिल गए। ये भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का एक मजबूत और ऐतिहासिक उदाहरण बना। मुस्लिम लीग ने जून 1920 के लखनऊ प्रस्ताव में खिलाफत का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने खिलाफत का समर्थन किया और वे गांधी जी कांग्रेस पर भी दबाव डालने लगे कि कांग्रेस भी पंजाब जाति, खिलाफत जाति एवं स्वराज्य के मुद्दे पर अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ करे। हालांकि कांग्रेस के अंदर गांधी जी के इस प्रस्ताव के विरुद्ध विरोध बना रहा, परंतु फिर भी गांधी जी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन ले लिया। इसके पहले वे अगस्त में असहयोग आंदोलन आरंभ कर चुके थे। फिर आगे दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने असहयोग के प्रस्ताव का पूरी तरह अनुमोदन ले लिया। इस प्रकार असहयोग एवं खिलाफत के मुद्दे के बीच सहसंबंध स्थापित हुआ। व्याख्या। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का साथ कैसे हुआ। घटना की पृष्ठभूमि। 1920 में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए, खलीफा को अपमानित कर दिया और पंजाब में जलियांवाला बाग जैसे अत्याचार किए। इससे मुस्लिम लीग ने जून 1920 में लखनऊ में एक प्रस्ताव पास किया कि इन सब अन्यायों के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। इसे खिलाफत प्रस्ताव कहा गया। गांधी जी का समर्थन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि वे मानते थे कि यह अन्याय के खिलाफ संघर्ष है। गांधी जी ने चाहा कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करे। कांग्रेस में मतभेद। कांग्रेस के भीतर कुछ नेता गांधी जी के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। जैसे कई लोग धार्मिक मुद्दे जैसे खिलाफत को कांग्रेस की राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने क्या किया। अगस्त 1920 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, यानी अंग्रेजों से किसी भी तरह का सहयोग न करना, स्कूल, नौकरी, सामान आदि का बहिष्कार। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वे उनके आंदोलन का समर्थन करें। कांग्रेस ने इसे अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस ने पूरी तरह गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उदाहरण से समझिए,
जैसे एक स्कूल में दो छात्र, एक पर शिक्षक ने मारपीट की, पंजाब की जाति और दूसरे की धार्मिक भावना का अपमान किया, खिलाफत मुद्दा। अब दोनों मिलकर स्कूल के खिलाफ विरोध शुरू करते हैं और पूरा स्कूल कांग्रेस भी बाद में उनका साथ देने लगता है। निष्कर्ष, खिलाफत आंदोलन, मुस्लिमों की धार्मिक भावना और असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ जन संघर्ष। दोनों ने मिलकर 1920 में एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गया। क्या गांधी जी के द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन चलाया जाना उनकी धर्मनिरपेक्ष साख पर बट्टा लगाता है? यद्यपि यह सही है कि गांधी जी के द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन चलाया जाना एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को जन्म नहीं दे सका, क्योंकि इसने राजनीति में धन का औचित्य उत्पन्न करने का प्रयास किया, परंतु यह मानना उचित नहीं है कि यह गांधी जी की धर्मनिरपेक्ष साख पर बट्टा लगाता है। इस मत के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा रहे हैं। ब्रिटिश के द्वारा अपनाए गए फूट डालो राज करो के जवाब में गांधी जी ने जोड़ो और संघर्ष करो की नीति पर बल दिया। खिलाफत उसी नीति के क्रियान्वयन का माध्यम था। दूसरे, खिलाफत का मुद्दा महज एक धार्मिक मुद्दा नहीं था, अपितु प्रथम विश्व युद्ध में विजय के पश्चात पश्चिमी शक्तियों की साम्राज्यवादी नीति के सामने मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन एकमात्र तुर्की खड़ा था। अतः तुर्की का समर्थन कर गांधी जी ने अपने को साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष से जोड़ लिया था। उपर्युक्त कथन के प्रकाश में हम ऐसा कह सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा खिलाफत का मुद्दा उठाया जाना उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। व्याख्या, क्या खिलाफत आंदोलन से गांधी जी की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान हुआ? कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि गांधी जी ने एक धार्मिक मुद्दे खिलाफत पर आंदोलन क्यों चलाया, जबकि वे धर्मनिरपेक्ष नेता माने जाते हैं। परंतु अगर हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि गांधी जी का मकसद केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय और राजनीतिक था। क्यों गांधी जी ने खिलाफत का समर्थन किया? सरल उदाहरण से समझिए। ब्रिटिश सरकार हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना चाहती थी। गांधी जी ने सोचा कि अगर हम खिलाफत जैसे मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम एकता दिखाएंगे तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति असफल हो जाएगी। उदाहरण, जैसे कोई परिवार टूट रहा हो लेकिन एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ सब मिल जाएं, तो यह एकता की मिसाल बनती है। खिलाफत सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की को हार के बाद अन्यायपूर्ण सजा दी जा रही थी। गांधी जी ने इसे एक वैश्विक अन्याय माना और इसका विरोध किया। तो क्या गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठता है? नहीं, क्योंकि गांधी जी ने हिंदू मुसलमान को जोड़ने के लिए इस आंदोलन को चुना। उन्होंने केवल मुसलमानों की बात नहीं उठाई बल्कि पंजाब के अत्याचार, स्वराज और रॉलेट एक्ट जैसे सामान्य मुद्दों को भी साथ जोड़ा। गांधी जी ने हमेशा धर्म के आधार पर सत्ता की मांग को नकारा, उन्होंने धर्म के आधार पर एकता का संदेश दिया। निष्कर्ष, गांधी जी का खिलाफत आंदोलन चलाना उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये दिखाता है कि वे हर समुदाय को साथ लेकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामूहिक संघर्ष करना चाहते थे। यह उनका जोड़ो और संघर्ष करो का तरीका था, न कि धर्म को राजनीति में घसीटना। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में रूपांतरित कर दिया गया। उसने इसके स्वरूप एवं लक्ष्य दोनों को परिवर्तित किया। इसे निम्न रूप में समझा जा सकता है। 1. पहले कांग्रेस का आंदोलन प्रायः बंगाल के भद्रलोक, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण तथा मद्रास के ब्राह्मणों तक सीमित रहा था, परंतु असहयोग आंदोलन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे अपरंपरागत क्षेत्र तक भी फैल गया। 2. इसमें व्यापक जनभागीदारी रही। छात्र एवं बुद्धिजीवी, किसान, श्रमिक, महिलाएं, मुसलमान सभी इसमें शामिल रहे। ये कांग्रेस के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था। एक तरह से देखा जाए तो यह समकालीन विश्व में सबसे बड़ा जन आंदोलन था और लॉर्ड डफरीन जैसा कोई ब्रिटिश इस प्रकार का विचार नहीं दे सकता था कि कांग्रेस केवल मुट्ठी भर अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। 3. असहयोग आंदोलन ने स्वतंत्रता की लक्ष्य का भी विस्तार किया। इसने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया। इसका एक प्रमुख कार्यक्रम रहा छुआछूत कांड। 4. असहयोग आंदोलन ने बहिष्कार की नीति पर बल देकर देशी उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया। साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम के तहत इसने देशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल दिया। उदाहरण, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि। 5. असहयोग आंदोलन के मध्य संगठनात्मक सुधारों पर भी बल दिया गया। व्याख्या, असहयोग आंदोलन 1920-1922 का क्या महत्व था?
असहयोग आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। आइए इसे सरल उदाहरणों के साथ समझते हैं। 1. यह आंदोलन सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों का नहीं रहा, बल्कि देश भर का आंदोलन बन गया। पहले कांग्रेस का प्रभाव केवल कुछ राज्यों और ऊंची जातियों तक सीमित था, जैसे बंगाल के भद्रलोक, महाराष्ट्र के ब्राह्मण, मद्रास के संभ्रांत लोग, पर अब आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक। उदाहरण, अब यह आंदोलन सिर्फ कॉलेजों के कमरों तक सीमित नहीं रहा, ये गांव-गांव तक पहुंच गया। 2. ये पहला सच्चा जन आंदोलन था, हर वर्ग की भागीदारी हुई। छात्र, शिक्षक, किसान, मजदूर, महिलाएं और यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय भी इसमें शामिल हुआ। उदाहरण, गांवों में किसान खादी पहनकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जुलूस निकालने लगे। महिलाओं ने भी पर्दा हटाकर रैलियों में हिस्सा लिया। 3. इस आंदोलन ने स्वतंत्रता को केवल राजनीति तक सीमित नहीं रखा। गांधी जी ने इसमें सामाजिक सुधारों को भी जोड़ा, जैसे छुआछूत मिटाना, मालिक मजदूर, ऊंच नीच को जोड़ना। 4. देशी वस्त्र, देशी शिक्षा को बढ़ावा मिला। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर खादी और चरखा को बढ़ावा दिया। देशी शिक्षा के लिए संस्थान बनाए गए, जैसे काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ। 5. कांग्रेस के संगठन को भी मजबूत किया गया। गांव-गांव में कांग्रेस की शाखाएं बनाई गईं, जिससे लोग खुद को आजादी की लड़ाई का हिस्सा समझने लगे। निष्कर्ष, सारांश, असहयोग आंदोलन ने कांग्रेस को एक जन आंदोलन की पार्टी बना दिया। इसने लोगों को समझाया कि सिर्फ नेताओं के भरोसे नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के सहयोग से आजादी हासिल हो सकती है। यह आंदोलन भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिकरण करने की दिशा में एक मजबूत कदम था। यही कारण है कि इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विशाल जन आंदोलन कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए ग्राम, तालुक, जिला, प्रांतीय एवं अखिल भारतीय स्तर पर समिति का गठन किया गया। परंतु तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है। असहयोग आंदोलन की अपनी निश्चित सीमाएं रहीं। 1. खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन चलाया जाना। 2. राजनीति में धन का औचित्य सिद्ध करता है। 3. गांधी के द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण एक तरफ युवाओं में निराशा हुई। उदाहरण के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी निराशा जताई और सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय संकट कहा। वहीं दूसरी तरफ असहयोग और खिलाफत के बीच जो सहमति थी वो भी टूट गई। व्याख्या, असहयोग आंदोलन की सीमाएं क्या थीं? असहयोग आंदोलन 1920-22 ने कांग्रेस को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। उदाहरण के तौर पर, गांव, तहसील, जिला, राज्य और देश भर में कांग्रेस की कमेटियां बनाई गईं, जिससे संगठन मजबूत हुआ। लेकिन इसके बावजूद इस आंदोलन की कुछ कमजोरियां और समस्याएं भी थीं। 1. खिलाफत के मुद्दे को मिलाना, राजनीति में धर्म की मिलावट। गांधी जी ने मुसलमानों की धार्मिक भावना खिलाफत को आंदोलन का हिस्सा बना दिया। परिणाम, इससे राजनीति में धर्म की घुसपैठ शुरू हो गई। आगे चलकर इससे सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा मिला। 2. आंदोलन में भावनाओं का ज्यादा असर और धन का औचित्य। कुछ जगहों पर लोगों ने सोचा कि ये धार्मिक आंदोलन है। उदाहरण, कई लोगों ने मंदिर मस्जिद में चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे आंदोलन में धन को उचित मानने का चलन शुरू हो गया, जो राजनीति के लिए खतरनाक हो सकता था। 3. आंदोलन को अचानक बंद कर देने से निराशा फैली। जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई, तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इससे क्या हुआ? युवाओं में गहरी निराशा फैली। उदाहरण, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमें बहुत धक्का लगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये राष्ट्रीय संकट है। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो एकता बनी थी, वह भी टूट गई। निष्कर्ष, असहयोग आंदोलन ने जनता को राजनीति से जोड़ा, पर धार्मिक मुद्दों, धन और अचानक वापसी ने इसे कमजोर बना दिया। फिर भी यह आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच के काल में कांग्रेस के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में उभरने वाली प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में व्यापक जन आंदोलन को दर्शाते हैं, परंतु इसके बीच के काल में भी आंदोलन चलता रहा था तथा विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियां उभर रही थीं। ये इस प्रकार हैं। रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम। गांधी जी सक्रिय राजनीति से थोड़ा अलग रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम की ओर मुड़ गए थे और लगभग 1924 से 1928 तक उस कार्यक्रम में संलग्न रहे थे।
इसमें सड़कों की सफाई, प्रभात फेरी, चरखा का प्रयोग, छुआछूत की समाप्ति, ग्राम पंचायत का गठन आदि कार्यक्रम शामिल थे। बिपिन चंद्र ने इसे संघर्ष विराम संघर्ष का नाम दिया, अर्थात गांधी जी संघर्ष करते थे, फिर बीच में विराम लेकर पिछले संघर्ष के लाभ को संगठित करते और फिर अगले संघर्ष की तैयारी करते। गांधी जी के इस रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम का तात्कालिक महत्व इस बात में निहित है कि इसने इसके माध्यम से लाखों गांवों को कांग्रेस की राजनीति से जोड़ दिया। व्याख्या: असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच कांग्रेस में क्या हुआ? पृष्ठभूमि: असहयोग आंदोलन 1920-22 अचानक रोक दिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के बीच करीब 8 साल का अंतर रहा। इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में कोई बड़ा जन आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ अहम काम और नई सोचें उभरती रहीं। 1. गांधी जी ने क्या किया इस बीच? गांधी जी ने इस समय को संघर्ष के बीच विराम की तरह लिया। क्या किया उन्होंने? गांवों में जाकर रचनात्मक कार्य शुरू किए। उदाहरण के लिए सड़कों की सफाई, चरखा चलाकर कपड़ा बनाना, गांवों में प्रभात फेरी, सुबह सुबह देशभक्ति गीत गाकर प्रेरणा देना, छुआछूत को खत्म करने की कोशिश, ग्राम पंचायतें बनाना, गांव का अपना छोटा शासन। फायदा क्या हुआ? इन कामों से गांव-गांव में कांग्रेस की जड़ें फैल गईं। ग्रामीण जनता भी अब राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगी। इतिहासकार बिपिन चंद्र का क्या कहना है? उन्होंने गांधी जी की इस नीति को कहा, संघर्ष विराम संघर्ष, यानी पहले आंदोलन, फिर थोड़ा रुककर समाज को तैयार करना और फिर अगले आंदोलन के लिए नई ऊर्जा से मैदान में उतरना। निष्कर्ष: हालांकि यह समय बड़ा जन आंदोलन का नहीं था, फिर भी गांधी जी के गांव केंद्रित रचनात्मक कार्यों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें मजबूत कर दी और भविष्य के लिए जमीन तैयार की। स्वराज्यिस्ट आंदोलन 1923 से 1926। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के पश्चात कांग्रेस के नेताओं के एक समूह ने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन किया तथा चुनावी राजनीति के माध्यम से विधानमंडल में प्रवेश कर सरकारी कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना अपना लक्ष्य निर्धारित किया। जिस समय कांग्रेस की राजनीति में एक प्रकार की दिशाहीनता आ गई थी, उस समय स्वराज्य पार्टी ने राजनीति सरगर्मी बनाए रखी। इसने युवाओं के एक वर्ग को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम भी किया। फिर कुल मिलाकर इसे चुनावी सफलता भी मिली, यथा केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीटें प्राप्त करना, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना तथा मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना। परंतु 1926 तक स्वराज्य पार्टी का अवसान हो गया। व्याख्या: स्वराज्यिस्ट आंदोलन 1923 से 1926। जब गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया तो कांग्रेस के कई नेताओं को लगा कि अब क्या करें। इसी समय चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने मिलकर एक नई राजनीतिक योजना बनाई। इसे कहा गया स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य क्या था? गांधी जी के विचार से अलग इन नेताओं ने ये सोचा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभाओं असेंबली में जाना चाहिए और वहां जाकर ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। स्वराज्य पार्टी की कुछ बड़ी उपलब्धियां: चुनाव में सफलता मिली, केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 सीटें जीती, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनी, मध्य प्रांत अब का मध्य प्रदेश में बहुमत मिला, युवाओं को राजनीति का प्रशिक्षण मिला, यानी जो लोग आंदोलन और संघर्ष की राजनीति में थे उन्हें संविधान और कानून बनाने जैसी चीजों को नजदीक से देखने का मौका मिला। राजनीतिक माहौल गरमाया रखा। जिस समय गांधी जी आंदोलन से अलग थे, उस समय ये पार्टी जनता में राजनीतिक जागरूकता बनाए रखी। फिर यह खत्म क्यों हो गई? 1926 में गांधी जी की कांग्रेस में फिर सक्रिय भूमिका, नेताओं के बीच मतभेद, नतीजों से संतुष्टि नहीं मिली। निष्कर्ष: स्वराज्य पार्टी भले ही कुछ साल चली, लेकिन इसने राजनीति में नए रास्ते खोले, विधानसभाओं को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में बदला और ये दिखाया कि सिर्फ आंदोलन नहीं, संविधान के अंदर रहकर भी विरोध किया जा सकता है। साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन 1928। जिस समय स्वराज्य पार्टी के शिथिल पड़ने से राष्ट्रीय आंदोलन में जो शिथिलता आ गई थी, उसे फिर से गति एवं ऊर्जा देने का काम साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन ने किया। जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन के संचालन की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय कमीशन का गठन हुआ, जिसमें सभी सदस्य श्वेत थे, तो भारत में उसका जमकर विरोध हुआ तथा सभी जगहों पर काले झंडे से कमीशन का स्वागत हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसमें हिस्सा लिया तथा छात्रों में विशेष उत्साह रहा। व्याख्या: साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन 1928।
साइमन कमीशन एक ब्रिटिश टीम थी जिसे 1928 में भारत भेजा गया ताकि यह जांचा जा सके कि भारत में शासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है और आगे क्या सुधार किए जा सकते हैं। पर समस्या क्या थी? कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, सबके सब अंग्रेज श्वेत थे। भारत के लोगों को लगा हमारे देश का भविष्य तय करने वाले सब विदेशी हैं। ये गलत है। भारत में प्रतिक्रिया क्या हुई? पूरे देश में इसका भारी विरोध हुआ। जहाँ जहाँ कमीशन गया वहाँ लोगों ने काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक के नारे लगाए। सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर इसका बहिष्कार किया। छात्रों और नौजवानों में विशेष उत्साह देखा गया। यह आंदोलन छात्रों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को और तेज कर गया। एक उदाहरण, लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया। विरोध के दौरान उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी बाद में मृत्यु हो गई। निष्कर्ष, स्वराज्य पार्टी के कमजोर पड़ जाने से जो शांति छा गई थी, उसे साइमन कमीशन के विरोध ने खत्म किया। इस आंदोलन ने फिर से पूरे देश में आजादी की लड़ाई को तेज कर दिया। नेहरू रिपोर्ट 1928। सबसे बढ़कर भारत के प्रथम देशीय संविधान नेहरू रिपोर्ट का निर्माण भी साइमन कमीशन के मुद्दे के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत सचिव बर्किनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। व्याख्या, नेहरू रिपोर्ट 1928। जब साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं रखा गया और ब्रिटिश सरकार के मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड ने ये चुनौती दी कि भारतीय खुद कभी कोई संविधान नहीं बना सकते, तो भारतीय नेताओं ने इसे चुनौती की तरह लिया। क्या किया भारतीय नेताओं ने? कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने मिलकर एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू के पिता। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे भारत का पहला देशीय संविधान इंडियन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट क्यों खास थी? ये दिखाने के लिए बनी थी कि भारतीय भी अपना संविधान बना सकते हैं। इसमें यह मांग की गई कि भारत को डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, लेकिन आंतरिक रूप से स्वतंत्र दिया जाए। ये भारतीय एकता और स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे किसी छात्र को शिक्षक कहे कि तुम तो परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकते, तो वह छात्र और मेहनत करता है और खुद को साबित करता है। नेहरू रिपोर्ट उसी प्रकार ब्रिटिश की चुनौती का जवाब थी। निष्कर्ष, नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश चुनौती का जवाब और भारत की स्वतंत्र संविधान निर्माण की पहली कोशिश थी, जो ये दिखाती थी कि भारत अपनी राजनीतिक दिशा खुद तय कर सकता है।